मित्रों नमस्कार, मैं अशोक झा आप सबको कल से आज तक के सारे पर्व, पंजाब में वैसाखी, असम में बिहू, बिहार में सतवान और महावीर जयंती के साथ साथ आज के गुड फ्राइडे की भी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। दोस्तों कल एक और बड़े महापुरुष का जन्मदिन भी था। जी हाँ, जिनको हम लोग संविधान निर्माता कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही वो भीमराव अंबेडकर थे जो संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। राजेंद्र बाबू संविधान सभा के अध्यक्ष थे और इन जैसे बड़े सारे विद्वानों ने मिलकर हमें हमारी एक खूबसूरत, एक अच्छी संविधान दिया। दोस्तों अंबेडकर साहब उन चुनिंदा विद्वानों में से एक थे जिनका अधिकांश समय अध्ययन में बिता करता था। अक्सर उन्हें लाइब्रेरी में देखा जाया करता था। उनकी पर्सनल लाइब्रेरी भी इतनी बड़ी थी जितनी सार्वजनिक लाइब्रेरी होती है। और आज भी अंबेडकर की बातें बड़े ही प्रासंगिक हैं और यही कारण है कि आज हर पार्टियां उन्हें अपना एक ब्रांड के रूप में, अपने एक राइट के रूप में प्रयोग करना चाहती हैं। सब ने उनमें पेटेंट कराने की बात की होड़ लगी हुई है। सब कहते हैं कि अंबेडकर हमारे हैं। हालांकि अंबेडकर की बातों को ना तो ठीक से समझते हैं और ना ही उस पर अमल करते हैं। मित्रों कुछ लोग कहते हैं कि अंबेडकर अगड़ों के दुश्मन थे, उनके लिए आरक्षण की बात उन्होंने नहीं की, पिछड़ों के समर्थक थे। लेकिन जहां तक मैंने अंबेडकर को पढ़ा है, जितनी किताबों को पढ़ा है, जितने उनके समकालीन लेखक रहे हैं या विद्वान रहे हैं उनको पढ़ा है, उसके आधार पे मैं दावे से कह सकता हूं कि अंबेडकर को समझना विकास को समझना है, देश की बात को समझना है। अंबेडकर ना तो अगड़ों के दुश्मन थे और ना ही पिछड़ों के ऐसे समर्थक थे। वो विकास के समर्थक थे। देश का विकास कैसे हो उसके समर्थक थे। उन्होंने जो कुछ प्रावधान लाने की कोशिश की और लोगों की सहायता से वो विकास उन्मुखी था। देश को एक साथ एक सूत्र में बांधने का प्रयास था। भले ही हम आज उनको एक अलग तरह से उनको दिखाते हैं, उनकी छवि को सामने लाते हैं और यही कारण है कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये समझता है, खास करके जो फॉरवर्ड के लोग हैं वो ये समझते हैं कि उनके शायद वो हितैषी नहीं थे और बैकवर्ड के लिए समझते हैं कि उनके बड़े हितैषी थे। लेकिन साफ बात है कि अंबेडकर सिर्फ देश के हितैषी थे। देश को बेहतर कैसे बनाया जाए, कैसे सबकी भागीदारी उसमें लाई जाए, उसके पक्षधर थे। दोस्तों आपको पता है कि अंबेडकर का उपनाम अंबेडकर कैसे पड़ा? CS भंडारी एक बड़े लेखक हैं जिन्होंने प्रखर राष्ट्रवाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तक की रचना की है। वो उस पुस्तक में कहते हैं कि बचपन में भीम का उपनाम अम्बेवाडेकर था। अम्बेवाडेकर गांव का नाम था जहां उनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में, मराठी थे वे। और जब वो हाई स्कूल में गए, उच्च विद्यालय में पढ़ने गए, तो वहां पे उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर से हुआ। महादेव अंबेडकर उन्हें बड़े प्यार करते थे, उनकी पढ़ाई से बड़े प्रभावित थे और वो उनकी खास देखरेख करते थे। उनके टिफिन में उनको चावल, रोटी, जो भी खाना होता था खिलाते थे और पढ़ाई का विशेष ध्यान रखते थे। और यही कारण था कि उन्होंने भीम का उपनाम अंबेडकर दिया और साथ ही साथ स्कूल के रजिस्टर में भी उन्होंने उनका नाम उपनाम के रूप में अंबेडकर लिखा और इस तरह से एक दलित ब्राह्मण उपनाम अंबेडकर से विश्व प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों अंबेडकर राष्ट्र के मामले में फ्रांस के एक दार्शनिक हुए हैं अर्नेस्ट रेनन, उनसे प्रभावित थे। अर्नेस्ट रेनन का कहना था कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, भूगोल के आधार पे या भाषा के आधार पे या स्वार्थ के आधार पे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। राष्ट्र तो एक विचारधारा है जिसमें हर एक व्यक्ति का साझा होता है, हर दिन एक जनमत संग्रह होता है। उन दोनों के हिसाब से राष्ट्र एक पवित्र विचार है जिसमें हर व्यक्ति
की साझेदारी बहुत जरूरी है। दोस्तों, अंबेडकर आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी को राष्ट्र के विकास में बाधा मानते थे और यही कारण है कि उन्होंने संविधान में सबके लिए समान अवसर की बात की। उनका मानना था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो एक बड़ी आबादी इससे वंचित रहेगी और वो इसका विद्रोह करेगी और संविधान को नहीं मानेगी और इतना अच्छा बनाया हुआ संविधान बेकार हो जाएगा, देश टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाएगा। इसीलिए उनका मुख्य विचार ये था कि सबकी साझेदारी होनी चाहिए और आरक्षण भी इसी का एक रूप के रूप में आया है। आरक्षण का मतलब उनको हर लोगों को, हर निचले तबके को नौकरी, हर घर में नौकरी देने का नहीं था। उनका मतलब था कि एक अवसर दिया जाए ताकि उन्हें लगे कि उनकी भी भागीदारी देश के विकास में है। उन्होंने अल्पसंख्यकों को, दलितों पर, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया और यही कारण है कि आज जो एक समाज बन रहा है या बनना चाहिए था, जिसमें महिलाएं आगे आ रही हैं, दलित आगे आ रहे हैं, अल्पसंख्यक आगे आ रहे हैं, वंचित आगे आ रहे हैं, यही एक कारण रहा है। उनका साफ मानना था कि ये जब तक ऐसा नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा और फिर से हम गुलामी की तरफ बढ़ जाएंगे, फिर से हमारा देश टूट जाएगा। और यही कारण है कि उन्होंने सबके लिए समान अवसर देने की बात कही है और बड़े ही प्रखर रूप से इस बात के समर्थक थे। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र दिया है और हमें आंदोलन करने का अधिकार दिया है, लेकिन जो आंदोलनकारी आजकल बड़े ही उनकी बातों को लेकर के बोलते हैं कि अंबेडकर ने हमें ये अधिकार दिया है, वो भूल जाते हैं कि अंबेडकर इस आंदोलन को नकारते हैं। उनका कहना है कि एनार्की है, ये अराजकता है, ऐसा अब नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जब लोग उनसे कहते थे कि आप सबने मिल करके बड़ा अच्छा संविधान बनाया है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाया है, उनका कहना था कि हम सब मिल करके एक अच्छा संविधान तो लिख सकते हैं, लेकिन एक अच्छा संविधान भी अच्छा नहीं हो सकता, खराब हो सकता है जब उसका अनुपालन करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, और एक खराब संविधान भी अच्छा हो सकता है जब उसका अनुपालन करने वाले लोग अच्छे हों। उनका मानना था कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होना चाहिए, सारे धर्म से ऊपर राष्ट्र धर्म होना चाहिए। जब हम इस बात को समझेंगे, हमारा देश यूनाइट रहेगा, हम प्रगति के पथ पे जाएंगे। वो ये भी कहते थे कि मुझे नहीं पता कि देश की जनता क्या सोचेगी, राष्ट्र को धर्म से ऊपर रखेगी या धर्म को राष्ट्र से ऊपर रखेगी, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां अवश्य राष्ट्र से ऊपर धर्म को रखने की कोशिश करेंगी और यही हमारे प्रगति का सबसे बड़ा बाधक होगा। और दोस्तों, इतना समय हो गया देश को आज़ाद हुए, संविधान बनाए हुए हो गए, लेकिन हम आज भी हर जगह पे, चाहे मीडिया हो, ऑफिसेज हो, कला हो, जिस भी क्षेत्र में जाइए, जाति और धर्म जकड़ा हुआ है। आज शायद इस जाति और धर्म की रेखाएं और गहरी हुई हैं, जो चिंता का बात है। आज हम सब ने अंबेडकर के साथ साथ जितने सारे हमारे राजेंद्र बाबू या और लोग, जितने सारे संविधान के सभा के मेंबर थे, हमारे जो महापुरुष थे जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए अपनी जान दे दिया, हमने सबको निराश किया है। हमें ज़रूरत है उनकी सही बात को पहचानने की, न कि बड़े बड़े पोस्टर्स अपने ऑफिसेज में अंबेडकर या भगत सिंह या पटेल अलग अलग जातियों में बांट दिया जाए कि हमारे जाति के नेता है, इस जाति के नेता है, इस धर्म के नेता है। ऐसा न करके हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। शायद उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी दिन आएगा कि हम सब अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में बंट जाएंगे, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक राष्ट्र था, एक देश था, सबसे ऊपर, सबसे अलग, सब कुछ उसी के लिए उन्होंने किया। हमें भी उन्हें निराश करने की आवश्यकता नहीं है। हम आज भले ही छुट्टियां मना लें उनके जन्मदिन पे, हम भले ही उनके तस्वीर के सामने जाके हाथ जोड़ लें, लेकिन ज़रूरत है उनके विचारों को समझने का, ज़रूरत है उनकी भावनाओं को समझने का। तभी हम एक अच्छा देश बना सकते हैं और तभी हम उनके सच्चे एक अनुयायी हो सकते हैं, उनके सच्चे समर्थक हो सकते हैं, सच्चे रूप से उनको हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा विचार? ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार था, आप जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अलग सेशन में किसी और बात को लेके, तब तक आप सबको धन्यवाद।